चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंटिंग फॉर परपेचुइटी विदाउट ग्रोथ। तो अगर हम डिस्काउंटिंग करना चाहते हैं परपेचुइटी तक विदाउट ग्रोथ, ग्रोथ के बिना अगर अनंत अनंत काल तक हम डिस्काउंटिंग करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? अब परपेचुइटी इज अ स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो दैट कंटिन्यूज फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। परपेचुइटी का मतलब है कैश फ्लो इनफाइनाइट ईयर्स तक कंटिन्यू होगी, अनंत अनंत काल तक कंटिन्यू होगी। Perpetuity is a constant stream of identical cash flows with no end. ऐसा कैश फ्लो जो कभी भी खत्म नहीं होगा उसको बोलते हैं perpetuity. The formula to calculate present value of a perpetuity or security with perpetual cash flows is as follows. तो भाई प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कैश फ्लो डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेस टू पावर 1 रेस टू पावर 2 3, ये अगर इनफाइनाइट ईयर्स तक चलती रहे तो हमारा जो फॉर्मूला होता है परपेचुइटी तक कैश फ्लो का वो है कैश फ्लो डिवाइड बाय आर। उसे हम कैपिटलाइज कर देते हैं एक तरह से, where present value is equal to PV, C is equal to cash flow, R is equal to discounting rate. Then next है डिस्काउंटिंग फॉर परपेचुइटी। अगर डिस्काउंटिंग परपेचुइटी तक हो भाई, अनंत अनंत काल तक डिस्काउंटिंग होती रहे, बट विद स्टेबल ग्रोथ हो, स्टेबल ग्रोथ के साथ हो, कुछ ना कुछ ग्रोथ का सोर्स है। इन केस कैश फ्लोज आर ग्रोइंग कॉन्स्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिल इन्फिनिटी, अगर कैश फ्लोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट ग्रो कर रहे हैं इनफाइनाइट ईयर्स तक, देन वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला टू कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो इंटू 1 प्लस जी रेस टू द पावर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेस टू द पावर 1, कैश फ्लो प्लस 1 प्लस जी रेस टू द पावर 2 3, और ये अनंत अनंत काल तक चलता रहेगा। और इसका भाई शॉर्टकट फॉर्मूला है कैश फ्लो इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइड बाय आर माइनस जी। तो न्यूमरेटर में ग्रोथ रेट को आप ऐड कर दोगे, डिनोमिनेटर में आप ग्रोथ रेट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। दिस इज हाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज विद स्टेबल ग्रोथ, जो परपेचुअल कैश फ्लोज हैं जो अनंत अनंत काल तक चलते रहेंगे, उनका स्टेबल ग्रोथ के केस में ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, वेयर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू पीवी, सी इज इक्वल टू कैश फ्लो, आर इज इक्वल टू द डिस्काउंटिंग रेट। अब आओ देखते हैं टर्मिनल वैल्यू का क्या मतलब है भाई। टर्मिनल वैल्यू का मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट ग्रोथ का जो परसेंटेज होगा वो बहुत कम हो जाएगा, और अनंत अनंत काल तक जो ग्रोथ का परसेंटेज होगा वो हाई नहीं होगा, वो बहुत कम रेट पे अप्लाई किया जाएगा। सो इट इज सेड दैट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। हर अच्छी चीज़ का भाई अंत होता है। हर अच्छे चीज़ के बाद बुराई, और बुराई के बाद दोबारा वापस अच्छाई आती है। द गुड थिंग्स फॉर अ कंपनी मे बी इट्स हाई ग्रोथ रेट, its great products, etc. It is an established fact that growth rates and products cannot remain good forever. Hence, the terminal value brings an end to valuation. Terminal value valuation को end कर देता है, growth को end कर देता है. There may be two possibilities. You may liquidate your business after some years. तो आप अपना business को liquidate कर सकते हो कुछ सालों बाद, which can fetch you residual value. तो residual value आपको मिल जाएगी limited period के बाद। और B, the business will continue for an infinite time period at a constant rate of growth forever. तो भाई बिजनेस ऐसा भी हो सकता है अनंत अनंत काल तक चलता रहे, एक थोड़े से अमाउंट, थोड़ा सा ग्रोथ रेट के साथ, परसेंटेज उसका बहुत 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 कम होगा। दिस इज नोन एज टर्मिनल वैल्यू। The later option propounds that a company, especially a publicly traded company, usually have an infinite life unless there are indications which suggest otherwise. तो अगर कोई इंडिकेशन मौजूद है जो विपरीत इंडिकेशन देता है, अगर वो मौजूद है तो हम कहेंगे भाई इस कंपनी की फाइनाइट लाइफ है। अदरवाइज हमेशा अजम्पशन रहती है कि हर कंपनी इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक चलती रहेगी। This is known as the principle of going concern in accounting terminology. In such a case, we need to have a closure for the discounting the cash flows. Hence, we use the concept of discounting for perpetuity to compute the terminal value after the specified number of years. तो terminal value हम compute करते हैं जब initial कुछ period की cash flow हमें दी हुई होती है, वो उसके लिए तो हम limited period cash flow वाला formula use करके उसका discounting factor करके present value निकाल के ले आते हैं। उसके beyond हम infinite period तक कुछ constant growth के basis पे terminal value निकाल के लाते हैं। फॉर योर नॉलेज, कुछ नॉलेज की बातें आओ देखते हैं। देर आर सम कंपनीज हुज रेवेन्यूज आर फाइनाइट। तो जो मैंने आपको बताया कि प्रिजम्पशन हमेशा क्या होती है कि इनफाइनाइट पीरियड तक कंपनी चलेगी, लेकिन कुछ ऐसे केसेस जरूर हैं जहां पर आपको अपेरेंटली दिख रहा है, एक किसी भी नॉर्मल पर्सन को जिसके पास लॉजिक और कॉमन सेंस होगी उसे पता लग जाएगा कि इस कंपनी के पास इनफाइनाइट टाइम पीरियड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, Aramco has an oil reserves which will extinguish within a stipulated time period.
तो आरामको एक कंपनी है जिसके पास एक विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑयल रिजर्व्स खत्म हो जाने वाले हैं. देयर इज नो गोइंग कंसर्न assumption in the case of such companies. The life of the company is limited to either the natural resources which they are exploiting or the project which they are undertaking. Hence the terminal value in this case will be restricted to what the asset could fetch after the stipulated time period. तो इसके जो एसेट्स हैं वो जब ऑयल रिजर्व खत्म हो गया उसके बाद बिकेंगे. उन एसेट्स को कंपनी रख के क्या करेगी जब ऑयल रिजर्व ही खत्म हो गया, तो उस वाली जगह से जहां कंपनी एस्टैब्लिश्ड है. तो इसलिए वो जो इस वाले केस में टर्मिनल वैल्यू होगी वो वाली नहीं होगी जो अनंत काल तक एक लो ग्रोथ रेट पे कंपनी चलती रहेगी. नहीं भाई नहीं. इस वाले केस में जो टर्मिनल वैल्यू होगी वो होगी एक पीरियड के बाद वो कंपनी के सारे एसेट्स बिक जाएंगे. बिकने के बाद एक फिक्स्ड कैश फ्लो आ जाएगा, उसके बेसिस पे हम डिस्काउंटिंग करेंगे. सर आपको पता ही है ये सब बातें जो आपने अभी थ्योरेटिकली समझाई हैं ये हमारे सर के ऊपर से जूम करके निकली हैं. सर जब तक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कराओगे ना तब तक कंसेप्ट अच्छे से क्लियरली समझ नहीं आएगा. अच्छा ठीक है, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा देता हूं. पहले ना अरामको के बारे में एक छोटा सा नोट है, जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए पढ़ के बता देता हूं. सऊदी अरामको ऑफिशियली द सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी, फॉर्मरली और अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी, इसका नाम था अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी जो आज की डेट में बनी अरामको, इज अ साउथ अरेबियन मल्टीनेशनल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कंपनी बेस्ड इन Tehran, Saudi Arabia. It is one of the largest companies in the world by revenue and the most profitable company in the world. Saudi Aramco has both the world's second largest proven crude oil reserves and the largest daily oil production of oil producing companies. तो एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व है आरामको के पास जिसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके आरामको आज की डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड बनी हुई है. ठीक है सर. तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और उसमें हम कंसेप्ट को देखेंगे. परपेचुअल कैश फ्लो, जो लिमिटेड पीरियड कैश फ्लो है, ये कंसेप्ट कैसे चलता है. आओ स्टार्ट करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 4. Kolkata Limited and Mumbai Limited have agreed that Kolkata Limited will take over the business of Mumbai Limited. तो भाई कोलकाता लिमिटेड और मुंबई लिमिटेड, ठीक है, कोलकाता लिमिटेड मुंबई लिमिटेड के पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लेगी. कोलकाता लिमिटेड टेक ओवर करेगी मुंबई के बिजनेस को. ठीक है सर. विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2008, 31 दिसंबर 2008 के बाद कोलकाता लिमिटेड मुंबई लिमिटेड के पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लेगी. इट इज अग्रीड दैट, तो क्या बातें अग्री हुई हैं. 10 लाख शेयर होल्डर्स ऑफ मुंबई लिमिटेड विल रिसीव शेयर्स ऑफ कोलकाता लिमिटेड. तो 10 लाख शेयर होल्डर्स हैं मुंबई लिमिटेड के जो शेयर्स रिसीव करेंगे कोलकाता लिमिटेड के. द स्वैप रेशियो इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 26 वीक एवरेज मार्केट प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनीज. Average prices have been worked out at rupees 50 and 25 for Kolkata and Mumbai Limited respectively. तो भाई बड़ी कायदे की बात है. देखना कायदे की बात क्या है. लेन देन होगा. लेन देन मुंबई लिमिटेड के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज कौन ले लेगा? कोलकाता लिमिटेड ले लेगी. बदले में कोलकाता लिमिटेड क्या मांगेगी मुंबई लिमिटेड का? मुंबई लिमिटेड जो अपने एसेट्स को दे रही है बदले में कोलकाता लिमिटेड मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स अलॉट कर देंगी. तो कंसेप्ट सुनना. मुंबई लिमिटेड के एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगे कोलकाता लिमिटेड को. तो मुंबई लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कहेंगे अब हम क्या करें, हमें कुछ तो कंसिडरेशन में दो, या तो पैसे दो या फिर कोलकाता लिमिटेड के शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे मुंबई लिमिटेड को. तो मुंबई लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कोलकाता लिमिटेड के भी शेयर होल्डर्स बन जाएंगे. या तो कोलकाता लिमिटेड पैसे दे दे मुंबई लिमिटेड को, परचेज कंसिडरेशन. ठीक है भाई, दो ही तरीके हो सकते हैं. या तो कोलकाता लिमिटेड पैसे दे दे मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, और अगर पैसे नहीं दे रही तो कोलकाता लिमिटेड अपने शेयर्स दे दे. इस क्वेश्चन में कोलकाता लिमिटेड ने अपने शेयर्स दे दिए हैं मुंबई लिमिटेड को. ठीक है सर. अच्छा, शेयर्स जो थे वो 10 लाख शेयर होल्डर्स थे मुंबई लिमिटेड के. मुंबई लिमिटेड के ओरिजिनल शेयर होल्डर्स थे 10 लाख. स्वैप रेशो मतलब शेयर्स किस रेट पे ट्रांसफर होंगे वो डिसाइड करना है 26 वीक एवरेज मार्केट प्राइसेस के बेसिस पे. एवरेज मार्केट प्राइसेस हैं ₹50, ₹25 फॉर द शेयर्स ऑफ कोलकाता लिमिटेड एंड मुंबई लिमिटेड रिस्पेक्टिवली. In addition to one above, the shareholders of Mumbai Limited will be paid in cash based on projected synergy that will arise on the absorption of business of Mumbai Limited by Kolkata Limited. 50% of projected benefits will be paid to the shareholders of Mumbai Limited. तो जो शेयर होल्डर्स शेयर दे रहे हैं अपने कोलकाता लिमिटेड के शेयर होल्डर्स मुंबई लिमिटेड को अपने शेयर्स दे रहे हैं, उनके अलावा शेयर होल्डर्स को कुछ कैश भी मिलेगा. वो कैश सिनर्जी के बेसिस पे मिलेगा और 50% ऑफ प्रोजेक्टेड बेनिफिट्स
जितने भी बेनिफिट्स होंगे उसका 50% कैश में भी मिलेगा। तो भाई शेयर्स भी मिलेंगे और कैश भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेंगी। किसको मिलेंगी? मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को मिलेंगी। ठीक है सर। द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस हैव बीन अग्रीड अपॉन बाय मैनेजमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज। तो जो बेनिफिट ड्राइव होगा ना इन दोनों कंपनीज के अमलगमेशन से, विच इज ऑल्सो नोन एज सिनर्जी, जो हम आपके अगले चैप्टर में मर्जर्स एंड एक्विजिशन के चैप्टर में बड़ा डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं, वो बेनिफिट अराइज होगा 50 लाख, 75 लाख, 90 लाख, 100 लाख और 105 lakhs. The benefit estimated to grow at the rate of 2% from 2013 onwards. तो 2013 तक तो आपको बेनिफिट दिया हुआ है, इसके बियॉन्ड 2% के रेट पे अनंत अनंत काल तक बेनिफिट रिसीव होता रहेगा। It has been further agreed that discount rate of 20% should be used to calculate the cash that the holders of each share of Mumbai Limited will receive. तो discounting rate आपको दिया हुआ है 20%. Calculate the cash that holder of each Mumbai Limited will receive. सबसे पहले आपको बताना है कितना कैश मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स रिसीव करेंगे। दूसरा, कैलकुलेट द टोटल परचेज कंसिडरेशन। टोटल परचेज कंसिडरेशन भाई कितनी होगी जो मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स रिसीव करेंगे। नेचुरल सी बात है, वो जो परचेज कंसिडरेशन होगी ना वो विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ मुंबई लिमिटेड। मुंबई लिमिटेड ने जो एसेट्स दिए हैं उनके बदले में मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को क्या वैल्यू मिल रही है वो इस परचेज कंसिडरेशन से डिनोट होगी। ठीक है सर। डिस्काउंटिंग रेट दिए हुए हैं 20% के हिसाब से आपको अलग अलग सालों के। आओ देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन होगा सॉल्व। तो चलो आओ देखते हैं कैसे हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले ना एक डायग्राम बना लेते हैं। उस डायग्राम में ये बना लेते हैं कि पूरी ट्रांजैक्शन है क्या। तो भाई अल्टीमेटली जो हमारा पर्पस है सीखना इस वाले क्वेश्चन से वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो का पूरा कंसेप्ट सीखना। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये ट्रांजैक्शन समझ में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दो कंपनीज हैं जो इस वाली ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं, एक है कोलकाता लिमिटेड और दूसरी है मुंबई लिमिटेड। ठीक है। अब भाई हो क्या रहा है, मुंबई लिमिटेड अपने सारे के सारे एसेट्स प्लस लायबिलिटीज किसको ट्रांसफर कर रही है? कोलकाता लिमिटेड को ट्रांसफर कर रही है अपने सारे के सारे एसेट्स लायबिलिटीज। ठीक है सर। बदले में कोलकाता लिमिटेड मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को भाई दो चीजें दे रही है। क्या क्या दे रही है? एक तो दे रही है कैश, प्लस दे रही है अपने शेयर्स। अपने शेयर्स मतलब जो कोलकाता लिमिटेड के शेयर्स हैं वो भी दे रही है मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। तो ऑब्वियसली मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स कुछ तो बदले में डिमांड करेंगे ना कि हमें कुछ तो दो, अपने जो हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज तुम्हारे को दे दिए हैं अपने, उसके बदले हमें कुछ तो दो। तो मुंबई लिमिटेड ने अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज किसको दे दिए हैं? कोलकाता लिमिटेड को दे दिए हैं। कोलकाता लिमिटेड बदले में मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को दो चीजें दे रही है, एक दे रही है कैश, दूसरे दे रही है अपने शेयर्स। ठीक है। मुंबई लिमिटेड के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ना वो हैं 10 लाख शेयर होल्डर्स। मुंबई लिमिटेड के एग्जिस्टिंगली 10 लाख शेयर होल्डर्स हैं। अब इन 10 लाख शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स मिलेंगे कोलकाता लिमिटेड में, यह भी भाई सोचने की बात है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को एग्जैक्ट 10 लाख शेयर्स ही मिलेंगे कोलकाता लिमिटेड में, ऐसी जरूरी बात नहीं है। तो डिपेंड करेगा स्वैप रेशो। स्वैप रेशो होती है वो रेशो जहां पर एक कंपनी के शेयर्स दूसरे कंपनी से एक्सचेंज करे जाते हैं जिस रेशो में। तो मैं आपको देता हूं एग्जांपल। तो सपोज इन 10 लाख शेयर्स के बदले मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कोलकाता लिमिटेड में मिले से 5 लाख, तो स्वैप रेशो हो गई 0.5। और सपोज इस 10 लाख शेयर के बदले मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कोलकाता लिमिटेड में मिले सपोज 20 लाख, डबल, तो स्वैप रेशो हो गई 2.5। सपोज मुंबई लिमिटेड के 10 लाख शेयर होल्डर्स को मिले 10 लाख ही शेयर कोलकाता लिमिटेड में सेम मिले, तो कितने हो गए भाई शेयर्स? स्वैप रेशो कितनी हो गई? 1। तो डिपेंडिंग अपॉन ये मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारी स्वैप रेशो अलग अलग निकल के आती है। और क्वेश्चन में तो स्वैप रेशो आपको डायरेक्टली दी हुई है, कोई आपको कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जब मैं सेकंड चैप्टर शुरू करूंगा मर्जर्स एंड एक्विजिशन, वहां पर स्वैप रेशो को हम एकदम इन डेप्थ जाके समझेंगे कि स्वैप रेशो का कैसे कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे उसका यूज आता है, और बहुत सारी चीजें सीखेंगे स्वैप रेशो के बारे में। ठीक है सर। तो ठीक है सर, दो चीजें तो हमारी नक्की हुई। क्या? कि हमें कैश भी मिलेगा और हमको नंबर ऑफ शेयर्स भी मिलेंगे। दोनों चीजें मिलेंगी। कोलकाता लिमिटेड देगा, किसको देगा? मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। ठीक है सर। तो ना मैं सबसे पहली जो चीज निकालने जा रहा हूं
तो भाई हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कैलकुलेट द कैश दैट होल्डर ऑफ ईच शेयर ऑफ मुंबई लिमिटेड विल रिसीव। तो सबसे पहली चीज हमें निकालनी है कितना कैश मिलेगा हर एक शेयर होल्डर को, मुंबई लिमिटेड के हर एक शेयर होल्डर को। तो सबसे पहले हमें कैश निकालने जाना है। तो ठीक है भाई, मैं कैश पहले निकाल लेता हूं। अल्टीमेटली क्योंकि परचेज कंसिडरेशन निकालनी है तो शेयर्स भी मुझे निकालने पड़ेंगे, लेकिन शेयर्स मैं बाद में निकाल लूंगा, कैश पहले निकाल लेता हूं। सो कंप्यूटेशन ऑफ कैश to be received by the shareholders of मुंबई लिमिटेड। तो हम कैश देख लेते हैं भाई, कैश कितना रिसीव होगा मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, शेयर्स कितने रिसीव होंगे ये हम बाद में देख लेंगे। ठीक है सर। तो भाई पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में ही मुझे डिटेल दी हुई है कि कैश कितना रिसीव होगा हमारे मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। जी सर। सो इन एडिशन टू वन अबव, तो वन के अलावा मतलब शेयर्स के अलावा, द शेयर होल्डर्स ऑफ मुंबई लिमिटेड विल बी पेड इन कैश। तो शेयर होल्डर्स जो मुंबई लिमिटेड के हैं उनको कैश भी मिलेगा, शेयर्स के अलावा मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कैश भी मिलेगा बेस्ड ऑन। अच्छा कैश कितना मिलेगा भाई, उनको कैश मिलेगा प्रोजेक्टेड सिनर्जी के बेसिस पे। जितनी भी सिनर्जी हम जितना भी बेनिफिट इस मर्जर के बाद डिराइव होगा उसके बेसिस पे कैश मिलेगा। अच्छा कितना, दैट विल अराइज ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ बिजनेस ऑफ मुंबई लिमिटेड बाय कोलकाता लिमिटेड 50% ऑफ प्रोजेक्टेड बेनिफिट। अच्छा भाई जितना भी बेनिफिट होगा उसका 50% शेयर हम मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर को अप फ्रंट कैश कितना दे देंगे। तो अब सुनना हिसाब किताब क्या है भाई। मुंबई लिमिटेड जब कोलकाता लिमिटेड से मर्ज हो जाएगी तब कोलकाता लिमिटेड को कुछ बेनिफिट होगा। सपोज 50 रुपए का बेनिफिट हुआ कोलकाता लिमिटेड को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम ये परचेज कंसिडरेशन डिसाइड करेंगे ना तो इस 50 का 50% विच इज 25 रुपीज हम अपफ्रंट मुंबई लिमिटेड को दे देंगे एज परचेज कंसिडरेशन। और सर 25 रुपीज जब हम देंगे मुंबई लिमिटेड को एज परचेज कंसिडरेशन तो वो इस प्रोजेक्टेड सिनर्जी का 50% होगा। ऐसा क्वेश्चन मेरे को कह रहा है। तो क्वेश्चन ने हिंट दिया है, हिंट देखना क्या, शेयर्स कितने दिए जाएंगे वो कंप्यूट करने का तरीका अलग, कैश कितना दिया जाएगा उसको कंप्यूट करने का तरीका अलग। कैश देने का जो तरीका कंप्यूट किया गया है वो कंप्यूट किया गया है जितनी भी प्रोजेक्टेड सिनर्जीज होंगी, मतलब जितना भी बेनिफिट मुझे अराइज होगा इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, उस बेनिफिट का 50% मैं मुंबई लिमिटेड को दे दूंगा। और भाई कायदे की बात यही कहती है कि अगर तुम दोनों कंपनीज का बेनिफिट देखना चाहते हो तो जो भी टोटल बेनिफिट हो रहा है उसे आपस में डिवाइड कर लो, जिस भी रेशियो में डिवाइड करो तुम्हारी मर्जी। इस क्वेश्चन में 50-50 डिवाइड कर दिया गया है जो भी बेनिफिट हो रहा है। सो द बेनिफिट, द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस हैव बीन अग्रीड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज। बेनिफिट आपको बताया हुआ है। पहले साल में 2009 में जो बेनिफिट होगा वो 50 लाख रुपए का होगा, 2010 में जो बेनिफिट होगा वो 75 लाख रुपए का होगा, 2011 में 90 लाख, 100 लाख, 105 लाख, और 2013 के बाद जो बेनिफिट होगा अनंत काल तक, इनफाइनाइट ईयर्स तक, वो कितना होगा, वो होगा 2% के रेट पे। तो ये आ गया कॉन्सेप्ट टर्मिनल वैल्यू का। मिलीजुली सरकार मतलब लिमिटेड पीरियड कैश फ्लो भी डिस्काउंट करना है और इनफाइनाइट पीरियड तक जो कैश फ्लो है वो भी डिस्काउंट करने हैं। तो भाई एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों मेथड्स सिखा दिए। सबसे पहला मेथड लिमिटेड पीरियड कैश फ्लो, इसमें इनिशियल 2013 तक हम लिमिटेड पीरियड कैश फ्लो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और दूसरा मेथड टर्मिनल वैल्यू जहां अनंत काल तक, फ्यूचर के इनफाइनाइट ईयर्स तक मैं तुम्हें इनफाइनाइट डिस्काउंटिंग करके दिखाऊंगा। तो दोनों मेथड मैंने एक ही क्वेश्चन में तुमको सिखा दिए। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सर आप शॉर्टकट बहुत लेते हो, हमें समझ में आ गई ये बात। इट हैज बीन फर्दर अग्रीड दैट डिस्काउंट रेट ऑफ 20% शुड बी यूज। तो डिस्काउंट रेट हमें कितना यूज करना है भाई, डिस्काउंट रेट हमें 20% का यूज करना है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैश टू बी रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ मुंबई लिमिटेड। अब एक बात तो मेरे से पहले अग्री कर लो। हाँ सर बता दीजिए क्या। सर जो बेनिफिट होगा ना, बेनिफिट जो हमें 50% देना है मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, सर वो बेनिफिट एज इट इज एब्सोल्यूट फिगर में नहीं देंगे, डिस्काउंटिंग करने के बाद जो डिस्काउंटेड फिगर होगी उसका देंगे। समझ में नहीं आया भाई, क्या कहना चाहते हो? सर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोलकाता लिमिटेड को मुंबई लिमिटेड के मर्जर की वजह से 100 लाख रुपए का बेनिफिट होता है 4 साल बाद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज 50 रुपए मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को दे दूंगा। ये मतलब नहीं है। मैं पहले इस 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लाऊंगा,
क्योंकि आज की डेट में इसकी जो वैल्यू है वो कुछ फर्क है। ये 100 रुपए तो 4 साल बाद मिलेंगे ना। आज पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लाऊंगा और उस प्रेजेंट वैल्यू का 50% मुंबई लिमिटेड को दूंगा। जायज बात, वाजिब बात। जो बेनिफिट मिल रहा है 4 साल बाद मिल रहा है। अगर शेयरिंग आज हो रही है तो मैं एब्सोल्यूट फिगर पे शेयरिंग नहीं करूंगा, मैं डिस्काउंटेड फिगर पे शेयरिंग करूंगा। कायदे की बात, जायज बात। मुझे वैल्यू निकालनी है। वो जो 100 लाख रुपए मुझे मिलेगा 4 साल बाद मिलेगा, उसकी आज की वैल्यू तो होगी कम। उसकी आज की वैल्यू होगी 80 लाख। तो बस मैं मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को 80 लाख का 50% शेयर करूंगा, ना कि 100 लाख का 50%। यह बात एकदम वाजिब बात है सर यही तो कॉन्सेप्ट है डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट। अगर कोई बेनिफिट फ्यूचर में अराइज हो रहा होता है, उसकी वैल्यू हम आज जो लेते हैं एज इट इज नहीं लेते। एज इट इज लेने के बजाय उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं डिस्काउंटेड एट वॉट एवर रेट विच इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन रेट इज स्पेसिफाइड एज 20%। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सर तो आप मानोगे नहीं। हाँ भाई हाँ, मैं मानूंगा नहीं। मैं डिस्काउंटिंग करके ही 50% मुंबई शेयर होल्डर को ट्रांसफर करूंगा। अब तुम मुझे बता दो मैं डिस्काउंटिंग कैसे करूं। बस सर, तो आओ अब डिस्काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले जो लिमिटेड पीरियड की कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग है वो कर लेते हैं। तो यहां आ जाएंगे भाई तुम्हारे कैश फ्लोज, यहां आ जाएंगे ईयर्स, यहां आ जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 20%, और यहां आ जाएगी तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू। ध्यान रहे, बड़ी क्रिटिकल बात तुमको ध्यान रखनी है, वो क्या कि भाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर नहीं लिखा मैंने यहां पर, क्योंकि मुझे दिख गया ऑलरेडी कि कैश फ्लो कांस्टेंट नहीं है, उबड़ खाबड़ है, मतलब अलग अलग हैं अलग अलग साल के। अगर कैश फ्लो कांस्टेंट होते, मतलब सारे के सारे सालों में सेम कैश फ्लो होता, मैं यहां प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर यूज कर सकता था। ठीक है सर, आओ ईयर लिखते हैं और ईयर के अकॉर्डिंग कैश फ्लोज लिखते हैं। तो 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 भी है सर, 2013। ठीक है, 13 के बाद अनंत अनंत काल तक हमारा डिस्काउंटिंग चलेगा, तो वो भी मैं ऐड करके बताऊंगा। ठीक है, यहां पर लिख लो रुपीज इन लैक्स, ये लैक्स में रुपीज हैं भाई। ठीक है, 50, फिर है 75, फिर है 90, 100 और 105, 100 और 105। अच्छा, इसके बाद ना मैं एक चीज और लिख रहा हूं, देखना जरा क्या है वो है टर्मिनल वैल्यू। मैंने एक आखिरी लाइन आइटम और लिखी, टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू क्यों? टर्मिनल वैल्यू इसलिए क्योंकि 2013 में हमारा मामला खत्म नहीं हुआ। हमारा मामला खत्म होने के बजाय 2013 के ऑनवर्ड्स, मतलब 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इनफाइनाइट ईयर्स तक 2% के ग्रोथ रेट पे ये कैश फ्लो इंक्रीज होता रहेगा इनफाइनाइट ईयर्स तक। तो यहां तक तो हुआ लिमिटेड पीरियड कैश फ्लो, यहां तक तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा लिमिटेड पीरियड कैश फ्लो का, उसके बियॉन्ड मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इनफाइनाइट ईयर्स के कैश फ्लो का, और दोनों को ऐड कर दूंगा टू कंप्यूट माय टोटल वैल्यू। अगर सिंपल फॉर्मूला, हम सिंपल अगर क्वेश्चन कर रहे होते तो भाई या तो सिर्फ यहां तक होता 2013 तक, या वो बोलते कि भाई 2009 ऑनवर्ड्स, 9 के बाद कोई अलग अलग कैश फ्लो नहीं देते भाई, 2009 ऑनवर्ड्स इनफाइनाइट टाइम तक आपका इतना डिस्काउंटिंग चलेगा, वो ऐसा भी बोल सकते थे। दोनों में से कुछ भी हो सकता था। ठीक है सर, बात समझ में आई। सो 2009, 2010, 11, 12, 13 ये तो है लिमिटेड पीरियड कैश फ्लो वाले केस। उसके बाद 2013 ऑनवर्ड्स 14, 15, 16, 17, 18 देयर विल बी इनफाइनाइट कैश फ्लो which will be there at a constant growth rate, जहां पर मैं टर्मिनल वैल्यू निकाल के लाऊंगा। सिखाऊंगा, प्रॉपर्ली सिखाऊंगा टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले तो मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स बता दो, 20% के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है सर, सो 1 डिवाइडेड बाय 1.2, पहला आ गया 0.833। बेयर मिनिमम 3 डेसिमल प्लेसेस तक तुम्हें जरूर निकालना है। दूसरा आ गया 0.694, तीसरा आ गया 0.579, चौथा आ गया 0.482, और 2013 का आ गया 0.402।
3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने लिया, और 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद अगर 5 या 5 से ऊपर है तो आप एक ऐड कर दोगे, और अगर 4 या 4 से नीचे है तो आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे। ये जो हमारा हमने इंटर में प्रिंसिपल सीखा था, सेम प्रिंसिपल हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। तो आओ इनकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल लेते हैं। क्या इनकी प्रेजेंट वैल्यू 50 मल्टीप्लाई बाय 0.833 इज इक्वल टू 41.65, 75 मल्टीप्लाई बाय 0.694, 52.05, 90 मल्टीप्लाई बाय 0.579, ये आ गई 52.11, ये आ गया 48.2, 105 मल्टीप्लाई 402, ये आ गया 42.21। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई कि हम कैसे कंप्यूट करेंगे टर्मिनल वैल्यू, कैसे हम कंप्यूट करेंगे इनिशियल पीरियड कैश फ्लो। तो कितना अच्छा होता अगर यहाँ मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता, ना तो बस मैं इन सबको ऐड करता, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गए मेरे बेनिफिट्स का, इसको डिवाइड बाय 2 कर देता और मेरा निकल के आ जाता कितना अमाउंट मुझे मुंबई लिमिटेड को कैश की तरह पे करना है। बस मेरा झंझट खत्म भाई। अगर लिमिटेड पीरियड कैश फ्लोज आते हैं ना तो मैं बस इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देता, मेरा झंझट ही खत्म। लेकिन नहीं, तुम सीएमए फाइनल में हो, इंटर में तो हो नहीं। इंटर में तुम्हारा झंझट खत्म हो जाता, इजी क्वेश्चन एग्जामिनर बना के देता, लेकिन ये तो फाइनल है। झंझट कैसे खत्म कर देंगे हम? झंझट खत्म ही नहीं करेंगे। झंझट को जब तक नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाएंगे तब तक हम झंझट को खत्म होने ही नहीं देंगे। तो आओ नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं झंझट के, कंप्यूटेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं जो एक पीरियड के बियॉन्ड इनफाइनाइट ईयर्स तक तुम्हें कांस्टेंट कैश फ्लो देगा एट अ पर्टिकुलर ग्रोथ रेट। तो कंप्यूटेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अच्छा भाई, तो जब भी प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल के लाते थे इनफाइनाइट पीरियड के लिए, तो बताना जरा हम फॉर्मूला क्या यूज करते थे? और ग्रोथ है भाई, ग्रोथ है। हाँ सर, फॉर्मूला यूज होता था कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय R माइनस G। ये फॉर्मूला हम यूज करते थे जब भी हम टर्मिनल वैल्यू निकाल के लाते थे। और हम इस वाले फॉर्मूले के तहत हम लोग अपने ऐसे बिजनेस को वैल्यू करते थे जो अनंत अनंत काल तक चलेगा। हमें पता है इनफाइनाइट ईयर्स तक ये बिजनेस चलने वाला है, ये बिजनेस खत्म नहीं होने वाला इनफाइनाइट ईयर्स से पहले। जहां हमें ये बात 100% पता होती थी, हम वहां पर ये टर्मिनल वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज करते थे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइड बाय R माइनस G। हम टर्मिनल वैल्यू कब निकाल रहे हैं भाई? हम 2013 के एंड में टर्मिनल वैल्यू निकाल रहे हैं। 2013 के एंड में टर्मिनल वैल्यू निकाल रहे हैं। 2013 के एंड में जो कैश फ्लो है वो है 105। तो 2013 के एंड में, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं 2014 के शुरू में हम ये टर्मिनल वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो टर्मिनल वैल्यू एट 13th ईयर एंड, 13th ईयर के एंड में हम टर्मिनल वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, और 14th ईयर बिगिनिंग, एक ही बात है, एक ही बात है। तो 13th ईयर एंड में जो कैश फ्लो है वो है 105 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट है 2%, डिस्काउंटिंग रेट है 20%, माइनस जो ग्रोथ रेट है वो है 2%। फॉर्मूला मैंने पूरा का पूरा लिख दिया, फॉर्मूला मैंने पूरा का पूरा लिख दिया। फॉर्मूले में एक खास बात ध्यान रखना, और ये बात मैं तुम्हें बार बार रिपीट करता रहूंगा। पहले भी रिपीट करी थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर टर्मिनल वैल्यू 13th ईयर के एंड में कंप्यूट करनी होती है मुझे, मतलब 14th ईयर के शुरू में अगर टर्मिनल वैल्यू कंप्यूट करनी होती है मुझे, तो मैं जो न्यूमरेटर में कैश फ्लोज लेता हूं उनमें ग्रोथ ऐड कर देता हूं, और ग्रोथ ऐड करके ये जो कैश फ्लोज बन गए ना, ये बन गए 14th ईयर एंड के कैश फ्लोज। दोबारा सुनना, अगर मैं कंप्यूटेशन कर रहा हूं 14th ईयर से, मेरा मतलब है 2014th ईयर। ठीक है, 14th ईयर का मतलब नंबर 14 नहीं, 2014, जैसे 13 है ना, तो 2013 लिखा है यहां पर।
2013 2014 ईयर बिगिनिंग। ठीक है सर। अब सुनना जरा मेरी बात ध्यान से। अगर मुझे वैल्यूएशन करनी है आज की डेट में तो मैं उसमें कैश फ्लो लूंगा एक साल बाद के। क्यों? क्योंकि मुझे आज के कैश फ्लो से मतलब ही नहीं है, मुझे तो एक साल बाद के कैश फ्लो मेरे को मिलेंगे। जो आज वाले कैश फ्लो हैं वो तो प्रीवियस ओनर को मिलेंगे जिसने पूरे पिछले साल ओन किया वो वाला एसेट। बिल्कुल वैसे ही जैसे डिविडेंड जो मिलते हैं वो उस बंदे को मिलते हैं जो प्रीवियस ओनर होता है डिविडेंड का, उसको सारे का सारा डिविडेंड मिलता है। जो करंट शेयर होल्डर, अगर आप आज के डेट में कोई शेयर खरीदते हो आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो तो एक साल बाद जो होगा वो वाला मिलेगा। तो हम जब भी फॉर्मूला लिखते हैं उसके अंदर जो कैश फ्लो होती है वो एक साल बाद की होती है। 2014 ईयर एंड का कैश फ्लो है तो उसका जो वैल्यू निकल के आता है वो निकल के आता है 2014 के बिगनिंग का वैल्यू। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। हमने कैश फ्लो का जब फॉर्मूला किया था तो हमने ये वाली बात पढ़ी थी। सो द प्रेजेंट वैल्यू विच इज कंप्यूटेड एज ऑन टुडे it considers the cash flow which is received in फ्यूचर के कैश फ्लो के बेसिस पे करंट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकल के आता है हमेशा। जी सर, याद कर लो, कैश फ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर को हम डिवाइड करते थे डिस्काउंटिंग फैक्टर से, फिर कैश फ्लो सेकेंड ईयर को हम डिवाइड करते थे डिस्काउंटिंग फैक्टर से, मतलब एक साल बाद का हम कैश फ्लो हमेशा लेते हैं। बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं? बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये जो न्यूमरेटर बना ये 2014 ईयर एंड का न्यूमरेटर बना, तो सर जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये जो वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रही है, टर्मिनल वैल्यू निकल के आ रही है, दोनों में से कुछ भी नाम ले लो, ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रही है ये भी 2014 ईयर एंड की ही निकल के आ रही है क्या? आंसर इज नो, ये 2014 ईयर एंड की नहीं निकल के आ रही, 2014 ईयर बिगिनिंग की निकल के आ रही है। 2013 ईयर एंड की ये वाली वैल्यू निकल के आ रही है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो टर्मिनल वैल्यू आप निकाल रहे हो ये आप निकाल रहे हो 2013 ईयर एंड या 2014 ईयर बिगिनिंग की, इसलिए इसमें जो न्यूमरेटर में कैश फ्लो आता है वो 2013 का लिया मैंने, उसमें ऐड कर दिया ग्रोथ, तो एक इफेक्टिवली ये 2014 के ईयर एंड का कैश फ्लो बन गया। हाँ बन गया तो बन गया, लेकिन जो वैल्यू निकल के आएगी प्रेजेंट वैल्यू वो कौन सी होगी? 2013 के ईयर एंड की, वो 2014 के ईयर एंड की नहीं होगी भाई, कायदे की बात। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। लेकिन सर एक बात नहीं समझ में आई, इतना सारा झगड़ा पचड़ा 2014 ईयर एंड का रेवेन्यू, 14 के बिगिनिंग का टर्मिनल वैल्यू निकल के आया, इसका रेलेवेंस क्या है? क्यों हमारे दिमाग में मच 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 कर रहे हो? क्यों इतना हमें परेशान कर रहे हो? 2 मिनट रुकना, बस 2 मिनट में मैं तुम्हें इसका रेलेवेंस समझाऊंगा। ठीक है सर, तो आओ कंप्यूट कर लेते हैं कितनी वैल्यू निकल के आई टर्मिनल वैल्यू। 105 + 2% डिवाइडेड बाय 18%, ये आ गई वैल्यू भाई, इक्वल टू 595 लैक्स। 595 लैक्स, तो मेरी टर्मिनल वैल्यू आ गई 595 लैक्स। टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। तो इस पीरियड के बियॉन्ड अनंत अनंत काल तक ये वाला जो बिजनेस है ये मुझे 2% के कांस्टेंट ग्रोथ रेट पे रेवेन्यू देता रहेगा। ठीक है सर, तो जो टर्मिनल वैल्यू आ गई वो आ गई 595 लैक्स। अब बड़े सोच के तुम्हें मुझे बताना है, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लूं, जो मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है वो 2013 के एंड वाला ये जो 0.402 है ये लेना है या इससे इमीडिएटली अगले वाला लेना है? अच्छा सर, अब समझ में आया। आपने जो है पूरी राम कहानी पढ़ी थी ना, पूरी रामायण पढ़ी थी, ये इस डिस्काउंटिंग फैक्टर को लेने की वजह से पढ़ी थी। बिल्कुल सही बात भाई, मैं चाहता हूं कि तुम सही डिस्काउंटिंग फैक्टर लो, इस वजह से मैंने पूरी की पूरी राम कहानी पढ़ी और तुम्हें ये प्रूव करके दिखाया कि तुम्हारा जो टर्मिनल वैल्यू निकल के आया है वो 2000 ईयर एंड का निकल के आया है या 2014 के ईयर बिगिनिंग का निकल के आया है। तो सीधी सी बात, अगर ये कैश फ्लो, अगर ये टर्मिनल वैल्यू 2013 के एंड के निकल के आई है तो इसके अंदर जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो भी 2013 के एंड वाला ही होना चाहिए, ना कि एक साल बाद वाला। बच्चे यहां पर करते हैं गड़बड़ी, वो यहां पर 0.402 लेने के बजाय इसका जो इमीडिएटली नेक्स्ट वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है वो ले लेते हैं, जबकि हमने जो टर्मिनल वैल्यू निकाली वो निकाली 2013 के एंड में। अगर वो निकाली 2013 के एंड में तो अरे भाई 2013 के एंड वाला ही तो डिस्काउंटिंग फैक्टर यहां भी लगेगा। अगर तुम ये वैल्यू निकालते 2014 के एंड में
तो पक्का मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर जो लेता वो एक बाद वाला लेता, लेकिन यहां पर तो 2013 के एंड में तुमने डिस्काउंट कैश फ्लो निकाला है, तो जो वैल्यू होगी वो भी कौन सी निकलेगी, 2013 के एंड वाली डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करोगे तुम, सिंपल। और कंफ्यूजन एक और कि भाई बच्चे ये कहते हैं सर जो कैश फ्लो है वो तो हमने 2014 के एंड का यूज किया है, तो जो वैल्यू है टर्मिनल वैल्यू क्या वो 2014 के एंड की ही नहीं आई? नहीं भाई नहीं, टर्मिनल वैल्यू 2014 के एंड की नहीं आई, टर्मिनल वैल्यू आई 2014 के शुरू की, यानी 2013 के एंड की। क्योंकि डिस्काउंटिंग का यही गोल्डन रूल है कि जब आप डिस्काउंटिंग के लिए कैश फ्लो लेते हो एक साल बाद के, तो जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है एक साल पहले की। ये डिस्काउंटिंग का फंडामेंटल है। बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। सर यहाँ कौन से वाला हम कैश फ्लो लें, यहाँ कौन से ईयर का निकल के आएगा, सर उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंटिंग रेट कौन सा लें? बिल्कुल भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना अपने दिमाग में। एग्जामिनर तुमको इस पॉइंट पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर सकता अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर है। अच्छा सर अब एक चीज़ और बता दो। हाँ भाई हाँ पूछो। सपोज मुझे टर्मिनल वैल्यू निकालनी है 2014 के एंड की, तो मेरी टर्मिनल वैल्यू कैसे निकलेगी? ये तुम्हें रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है 2000, टर्मिनल वैल्यू निकालनी है 2014 के एंड की, तो देखना तुम क्या करोगे। 105 2013 के एंड की कैश फ्लो, इसमें ऐड करोगे 1 + 2%, ये निकल के आ गया 2014 का कैश फ्लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे निकल के आया 2014 के एंड का कैश फ्लो। इसमें एक बार और 2% ऐड कर देना, ये निकल के आया 2015 के एंड का कैश फ्लो। और जैसे ही 2015 के एंड का कैश फ्लो न्यूमरेटर में आया, डिनोमिनेटर में भाई सेम बात रहेगी। जैसे ही 2015 के एंड का कैश फ्लो न्यूमरेटर में आया, यह है 2015 के ईयर एंड का कैश फ्लो, जैसे ही ये न्यूमरेटर में आया वैसे ही तुम्हारी जो वैल्यू निकलेगी वो कौन सी निकलेगी? 2014 के एंड की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि जो कैश फ्लो यूज हो रहा है वो एक साल और आगे का यूज हो रहा है। तो कैश फ्लो जब एक साल आगे का यूज होता है, तब जो प्रेजेंट वैल्यू निकलती है वो एक साल पहले वाली निकलती है। तो ये जो कैश फ्लो है, ये कैश फ्लो 2015 का कैश फ्लो है। इस वजह से इसको जब मैंने डिस्काउंटिंग करी तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2014 के एंड की निकल के आएगी। तो ठीक है सर, बात समझ में आई। हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको अगले साल के कैश फ्लोज यूज करने हैं टू कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर का जो हमको प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी है, उसके लिए जो कैश फ्लो होते हैं वो सब्सिक्वेंट ईयर या अगले साल के हम यूज करते हैं। बिल्कुल भाई सही बात। तो बता दो जरा टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई इस वाले केस में? आओ टोटल करके देख लेते हैं। 41.65 प्लस 52.05 प्लस 52.11 प्लस 48.2 प्लस 42.21 प्लस 239.19, टोटल आ गया 475.41। ठीक है, ये आ गया टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना है? टोटल प्रेजेंट वैल्यू है 475.41। और अब सवाल ये उठता है अमाउंट जो कि हम कैश शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो कितना होगा? वो होगा सर 475.41 डिवाइडेड बाय 2, वो होगा 237.705। कंक्लूजन लिख लेना जरा। हेंस the cash to be paid to the shareholders of Mumbai Limited, the cash to be paid to the shareholders of Mumbai Limited is computed as rupees 237.705 lakhs, bracket open, 475.41 divided by 2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो भाई आओ अब अगला पार्ट करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। वैसे जिस वाले कॉन्सेप्ट के लिए हमने ये वाला क्वेश्चन उठाया था ना, वो कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। मुझे तुम्हें डिस्काउंटिंग डिटेल में समझाना था। ये परचेज कंसिडरेशन तो अब एक फॉर्मेलिटी है जो हम पूरी कर रहे हैं। ठीक है सर। सो परचेज कंसिडरेशन हमें टोटल निकालनी है।
तो भाई टोटल परचेज कंसिडरेशन जो होगी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो जो कैश हम पे करेंगे किनको, मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, सो कैश टू बी पेड टू मुंबई लिमिटेड शेयर होल्डर्स। कैश कितना अभी अभी तुमने निकाल के लाए, 237.705 रुपीज इन लैक्स। ठीक है, अब एक और चीज है भाई, शेयर्स टू बी इशूड। अब शेयर्स भी भाई इशू करने हैं टू मुंबई लिमिटेड शेयर होल्डर्स। मुंबई लिमिटेड शेयर होल्डर्स को ना शेयर्स भी इशू करने हैं। अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, 10 लाख शेयर्स हैं मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के, 10 लाख शेयर्स हैं। अब कोलकाता वाले अपने कितने शेयर्स मुंबई लिमिटेड को देंगे, ये हमें बात निकाल के लानी है। तो 10 लाख शेयर्स हैं जो मुंबई लिमिटेड के अपने शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है शेयर्स के रिस्पेक्ट में, पॉइंट नंबर 1 पे मैं आ रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 पे 10 लाख शेयर होल्डर्स ऑफ मुंबई लिमिटेड विल रिसीव शेयर्स ऑफ कोलकाता लिमिटेड। तो जो 10 लाख शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं मुंबई लिमिटेड के, उनको क्या मिलेगा, शेयर्स मिलेगा कोलकाता लिमिटेड का। द स्वैप रेशो इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 26 वीक एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनीज। तो जो स्वैप रेशो डिटरमाइन करनी है ना, वो एवरेज मार्केट प्राइस के बेसिस पे डिटरमाइन करनी है। जो 26 महीने का एवरेज, 26 हफ्ते का एवरेज मार्केट प्राइस चल रहा है ना, उसके बेसिस पे डिटरमाइन करनी है। एवरेज प्राइस हैज बीन वर्कड आउट एज 50 रुपीज फॉर कोलकाता। कोलकाता का जो शेयर का प्राइस है वो चल रहा है भाई 25 रुपए। मुंबई का जो शेयर का प्राइस है वो चल रहा है, कोलकाता का चल रहा है 50 रुपए, मुंबई का चल रहा है 25 रुपए। तो मुंबई लिमिटेड का जो शेयर चल रहा है उसका भाव चल रहा है 25 रुपए, कोलकाता लिमिटेड का जो शेयर चल रहा है उसका भाव चल रहा है 50 रुपए। अब मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, मेरे पास है ये कैलकुलेटर, ठीक है, तुम्हारे पास है ये पेन। इस कैलकुलेटर की बाजार में कीमत है 40 रुपए, तुम्हारे पेन की बाजार में कीमत है 20 रुपए। इस कैलकुलेटर की बाजार में कीमत है 40 रुपए, तुम्हारे पेन की बाजार में कीमत है 20 रुपए। मुझे तुम्हारा पेन लेना है और तुम्हें कैलकुलेटर देना है। बताओ मुझे तुम अपने कितने पेन दोगे कि मैं तुम्हें अपना कैलकुलेटर दे दूं, लो कैलकुलेटर ले जाओ। कितने पेन दोगे? सर हम आपको 2 पेन दे देंगे। सर हमारे पास 2 पेन है, ब्लैक और रेड, देखिए झूठ नहीं बोल रहे, आपके सामने है ब्लैक पेन और रेड पेन। सर ये 2 पेन है, 20 रुपए 20 रुपए। सर आप ये 2 पेन ले जाइए और हमें अपना कैलकुलेटर दे दीजिए। वाजिब बात? वाजिब बात। अब सुनना जरा, सेम बात को मैं अप्लाई करता हूं, तुमने इसको डबल कर दिया था ना, सेम बात को मैं अप्लाई करता हूं यहां पर। मुंबई लिमिटेड का एक एक शेयर 25 रुपए का चल रहा है, कोलकाता लिमिटेड का एक एक शेयर 50 रुपए का चल रहा है, दुगना वैल्यू का शेयर चल रहा है। ठीक है, अब कोलकाता लिमिटेड को अपने जो शेयर्स हैं वो एक्सचेंज करना है मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के बदले। तो मुंबई शेयर होल्डर्स जो 10 लाख हैं ये मांग रहे हैं कोलकाता लिमिटेड से कि लाओ कोलकाता लिमिटेड अपने शेयर दे दो, अपने शेयर दे दो। कोलकाता लिमिटेड ने कहा बताओ कितने शेयर लोगे? मुंबई लिमिटेड ने कहा अरे हम 10 लाख शेयर होल्डर्स हैं, लाओ अपने 10 लाख ही शेयर हमें दे दो। कोलकाता लिमिटेड ने कहा ना, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा जो एक एक शेयर है वो मात्र 25-25 रुपए का है, मेरा एक एक शेयर ज्यादा वैल्यूएबल है, 50 रुपए का है। तो जो 10 लाख तुम्हारे शेयर्स हैं उसके बदले में जो मैं अपनी कंपनी में तुम्हें शेयर दूंगा वो सिर्फ 5 लाख ही दूंगा, आधे ही दूंगा। वाजिब बात। क्यों? क्योंकि एक कैलकुलेटर के बदले तुमने 2 पेन दिए थे मुझे, क्योंकि 2 पेन की कीमत 40 रुपए एक कैलकुलेटर के बराबर थी। सिमिलरली कोलकाता लिमिटेड के एक शेयर की कीमत तुम्हारे 2 शेयर के बराबर है। कोलकाता लिमिटेड के एक शेयर की कीमत तुम्हारे 2 शेयर के बराबर है। तो मुंबई लिमिटेड जब 10 लाख शेयर्स अपने सरेंडर करेगा, फोरगो करेगा और कोलकाता लिमिटेड से उसके शेयर खरीदेगा, उसके शेयर लेगा, तो कोलकाता लिमिटेड में 5 लाख शेयर ही मिल पाएंगे। तो कोलकाता लिमिटेड के 5 लाख शेयर्स आर इक्वल टू मुंबई लिमिटेड के 10 लाख शेयर्स, वो दोनों इक्वल होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे वैल्यू ऑफ दिस कैलकुलेटर इज इक्वल टू 2 पेन्स विच यू विल गिव इट टू मी। ये दोनों सेम था, 2 पेन इज इक्वल टू एक कैलकुलेटर। सिमिलरली
2 शेयर मुंबई लिमिटेड के इज इक्वल टू 1 शेयर कोलकाता लिमिटेड का। इसको कहते हैं स्वैप रेशो। सो द रेशो ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी हु इज टारगेट, हु इज बीइंग एक्वायर्ड, डिवाइडेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द बिडर, जो बिडर कर रहा है या जो एक्वायर कर रहा है। तो न्यूमरेटर में हम रखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ द टारगेट कंपनी, डिनोमिनेटर में हम रखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ द बिडर कंपनी। आओ देखो इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। सो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइड बाय 50, दिस इज द स्वैप रेशो, जिस रेशो में हम शेयर्स को स्वैप कर रहे हैं। तो 10 लाख के बदले सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ही शेयर्स रिसीव होंगे। किसको? मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को 5 लाख शेयर्स रिसीव होंगे। अब मुझे एक चीज बता दो, नंबर ऑफ शेयर्स तो तुम निकाल के ले आए कि भाई 5 लाख शेयर्स कोलकाता लिमिटेड में जो मिलेंगे ना, वो मुंबई लिमिटेड के 10 लाख शेयर्स के बराबर होंगे, क्योंकि कोलकाता लिमिटेड के 50 रुपए का शेयर चल रहा है और मुंबई लिमिटेड का 25 रुपए का शेयर चल रहा है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, दोनों इक्वल वैल्यू हो जाती है। तो इन 10 लाख शेयर के बदले कोलकाता लिमिटेड के सिर्फ 5 लाख शेयर मिलेंगे। बिल्कुल भाई सही बात है। अब मुझे बता दो, नंबर ऑफ शेयर टर्म्स में तो तुम निकाल के ले आए, क्या रुपी टर्म में भी निकाल के ला सकते हो कि इन शेयर्स की वैल्यू कितनी है? हाँ सर, बिल्कुल निकाल के ला सकते हैं। सर इसको मल्टीप्लाई कर दो आप कोलकाता लिमिटेड के शेयर के प्राइस से। कोलकाता लिमिटेड का शेयर का प्राइस है 50, तो कोलकाता लिमिटेड के जो शेयर्स मिले हैं जो परचेज कंसिडरेशन के रूप में, वो मिले हैं 5 लाख। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू द शेयर्स विच हैव बीन गिवन बाय कोलकाता लिमिटेड टू मुंबई लिमिटेड एज परचेज कंसिडरेशन। मैंने यहां पर ऐड कर दिया 250 रुपीज। ध्यान से समझो कि क्या हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो। सर अगर आप एक बार और रिपीट कर देते ना तो मजा आ जाता। हाँ भाई हाँ, मैं एक बार क्यों, मैं 2 बार रिपीट करूंगा और तुम वीडियो को बार बार लगातार रिवाइंड करके तो देख ही सकते हो। अब सुनना जरा, एक बार और रिपीट करते हैं कि शेयर्स जो मुंबई लिमिटेड को इशू हुए हैं उनकी वैल्यू हम कैसे निकाल के लाए। तो सबसे पहले हमें निकाल के लाना है कि मुंबई लिमिटेड के जो अपने बाशिंदे हैं, जो अपने शेयर होल्डर्स हैं, उनको कितने नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव होंगे। मैंने तुम्हें बता दिया मुंबई लिमिटेड के अपने शेयर्स हैं 10 लाख। मुंबई लिमिटेड उम्मीद कर रहा है कि कोलकाता वाले अपने शेयर मुंबई लिमिटेड को दे दें। अब कोलकाता वाले ऑब्वियस सी बात है कोई शेयर की वैल्यू उतनी ही देंगे जितनी वो भाई रिसीव कर रहे हैं। तो कोलकाता वालों ने एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिसीव करी हैं। कोलकाता वालों को यह बात पता है कि मुंबई लिमिटेड के शेयर्स की जो टोटल वैल्यू है वो नेट एसेट्स के इक्वल होगी। तो शेयर्स की जो टोटल वैल्यू है वो है 25 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। 25 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख मतलब ये निकल के आया करीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए। तो 2 करोड़ 50 लाख रुपए के शेयर्स हैं जो मुंबई लिमिटेड के हैं। ठीक है सर, बदले में कोलकाता को अपने शेयर्स देने हैं मुंबई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। लेकिन कोलकाता वालों के जो शेयर्स हैं उनकी एक एक की कीमत है 50 रुपए। अगर उनकी एक एक कीमत है 50 रुपए तो कोलकाता वाले कहेंगे ना, 10 लाख शेयर तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा, 10 लाख शेयर तो बहुत ज्यादा वैल्यू के चले जाएंगे, तो मैं तुम्हें कितने के शेयर्स दूंगा? मैं तुम्हें सिर्फ 50 लाख शेयर्स दूंगा। कोलकाता वाले ये कह रहे हैं मुंबई वालों को। मुंबई वाले बात समझ गए कि भाई कोलकाता वाला शाना आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, उसने बिल्कुल सही कंप्यूटेशन करी है कि जो 5 लाख शेयर्स कोलकाता के हैं दे आर इक्वल टू 10 लाख शेयर्स ऑफ मुंबई लिमिटेड। तो मुंबई वाले तैयार हो गए कि हाँ भाई तुम अपने 5 लाख शेयर्स हमें दे दो। तो ये हम कंप्यूट करके लाए 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स जो कोलकाता वाले मुंबई वालों को देंगे एज परचेज कंसिडरेशन। अब हमें ये लगा कि भाई इनकी वैल्यू भी निकाल के लानी पड़ेगी क्योंकि तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आए हैं। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए हमने कोलकाता लिमिटेड के जो प्राइस था शेयर का उससे कर दिया है मल्टीप्लाई। तो नेट नेट बात कुछ नहीं हुई, वही बात हुई भाई, जो वैल्यू इन दोनों को मिला के थी ना वही वैल्यू इन दोनों को मिला के है और वही परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बन गई है, विच इज 2 करोड़ 50 लाख रुपीज। और ये जो हम निकालते हैं 25/50 इसको बोलते हैं भाई स्वैप रेशो। ऐसे रेशो जिन रेशो पे शेयर्स एक्सचेंज होते हैं दो कंपनी में। इस केस में जो रेशो का मेजरमेंट किया गया वो मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे किया गया। मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे ये लेन देन होगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो भाई ये कंक्लूजन यहां पर भी लिख दो, फिर ये हमारा क्वेश्चन हुआ सॉल्व। कंक्लूजन है द टोटल परचेज कंसिडरेशन टू बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ मुंबई लिमिटेड फ्रॉम कोलकाता लिमिटेड
is computed as rupees 487.705 lakhs। तो सर ये तो वही कॉन्सेप्ट है जो हमने इंटर क्लास में पढ़ा था, डिस्काउंटिंग करने का। कैश फ्लो को डिस्काउंट करके करंट पीरियड तक लेकर आना है और वो ही उस वाले एसेट की वैल्यू होगी। हाँ भाई हाँ, नेट नेट बात हम यही कर रहे हैं, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो पूरा का पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो किसी भी तरह का एसेट हो, उसका कैश फ्लो जो फ्यूचर में वो अर्न करने के काबिल है, उसको अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू तक घसीट कर ले आऊं, उसको अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू तक डिस्काउंटिंग कर दूं, उसे बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और वही कैटेगराइज करी जाती है वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट, वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर, वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को यूज करके, ये वैल्यूअर्स यूज करते हैं लेन देन करने में। भाई ये वाली वैल्यू ना अकाउंटिंग में नहीं यूज होती, तो ऐसा मत सोचना कि सर क्या हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर देंगे। नहीं भाई नहीं, ये अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हम वैल्यू नहीं निकाल रहे, ये वैल्यू प्योरली और प्योरली निकल रही है डील के पर्सपेक्टिव से। डील का पर्सपेक्टिव मतलब सर हम लोगों को कोई बिजनेस खरीदना है, हम लोगों को कोई एसेट खरीदना है, हम लोगों को कोई डिवीजन खरीदना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तब हम ये वाली वैल्यू को यूज करके उस एसेट को, उस डिवीजन को, उस प्रॉपर्टी को हासिल कर सकते हैं, एक उसका वाजिब दाम निकाल के ला सकते हैं। देखो भाई प्रॉपर्टी के केस में अगर आप प्योर हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हो तो वो तो जो सर्कल रेट होता है या जो आसपास की प्रॉपर्टीज अर्न कर रही होती हैं उसके बेसिस पे आराम से निकल के आ सकता है प्रॉपर्टी का रेट। लेकिन हम यहां पर प्रॉपर्टी के रेट से ज्यादा एक ऐसे एसेट की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में हमें रेवेन्यू अर्न करके देगा, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें फ्यूचर में रेवेन्यू नहीं अर्न करके देगी अगर हम उसमें रहना चाह रहे हैं। तो हम यहां पर बेसिकली उन वाले एसेट्स की बात कर रहे हैं, जैसे अगर आप प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हो तो आप अगर उस प्रॉपर्टी में अपना बिजनेस चलाने वाले हो, हम उन वाले एसेट्स की बात कर रहे हैं। उनको वैल्यू करने के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स व्हिच वी कैन यूज। ठीक है सर, इतना बात तो समझ में आया। तो चलो अब आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। ABC Limited company currently sells for rupees 32.50 पर शेयर। तो ABC कंपनी का जो शेयर का प्राइस इस समय मार्केट में चल रहा है वो है 32.5 पर शेयर। In an attempt to determine if ABC Limited is fairly priced, an analyst has assembled the following information. The before tax required rate of return on ABC Limited debt, preferred stock and common stock are 7%, 6.8% and 11% respectively. तो आपको कॉस्ट ऑफ डेट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है। द कंपनीज टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर इज 30% डेट, 20% प्रेफर्ड स्टॉक and 50% preferred common stock. The market value of company's debt is 145 million and its preferred stock is valued at rupees 65 million. ABC Limited's free cash flow from firm for the year just ended is 28 million. Free cash flow is expected to grow at the constant rate of 4% for foreseeable future. The tax rate is 35%. ABC Limited has 8 million outstanding common shares. What is ABC Limited's estimated value per share? Is ABC Limited's stock underpriced? ठीक है सर, बात समझ में आई। तो थोड़ी सी पेचीदगियां दे दी हैं भाई क्वेश्चन ने हमको इस बार। सिंपली डिस्काउंटेड कैश फ्लो करके हमें जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ना हमने सिंपली परचेज कंसिडरेशन निकाला, कैसे डिस्काउंटिंग करके अपने कैश फ्लोज का हमने परचेज कंसिडरेशन निकाला। वो सिंपल वाला मेथड इस बार नहीं दिया हुआ। इस बार ध्यान रहे, हम लोग पूरी की पूरी फर्म का वैल्यू नहीं जानना चाह रहे, हम लोग फर्म के अंदर भी स्पेसिफिकली इक्विटी शेयर्स का प्राइस जानना चाह रहे हैं। सुनना डिफरेंस है भाई, डिफरेंस। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें पूरी परचेज कंसिडरेशन मालूम करनी थी, मतलब पूरी की पूरी फर्म का वैल्यू कितना है ये मालूम करना था, चाहे वो इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस कैपिटल, चाहे वो कोई भी एसेट हो, कुछ भी हो, सबका इकट्ठा वैल्यू मालूम करना था पिछले वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में हमको स्पेसिफिकली बोला गया है कि हमको किस चीज की वैल्यू चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स की वैल्यू चाहिए। इक्विटी शेयर्स के जो प्राइस मार्केट में चल रहा है वो बताना है, वो सही चल रहा है या गलत चल रहा है। हमें स्पेसिफिकली इक्विटी शेयर्स का प्राइस चाहिए, हमें और किसी चीज का प्राइस नहीं चाहिए इस वाले क्वेश्चन में। तो सर
हम लोग जो पूरी वैल्यू आएगी फर्म की उसमें से इक्विटी शेयर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे भाई बड़ा सिंपल, पूरी फर्म की वैल्यू निकालो पहले, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था, और फिर उसमें से प्रेफरेंस स्टॉक को हटा दो, डेट को हटा दो, तुम्हारी इक्विटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सिंपल। तो आओ करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू हम लोग कंप्यूट करेंगे। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक माइनस वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको ना इसका वो निकालना है, पर शेयर निकालना है। अच्छा, पर शेयर निकालना है तो फिर भाई ऐसा करो, नंबर ऑफ शेयर से और डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर से और डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा पर शेयर इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि मैंने पूरी वैल्यू ऑफ फर्म जो निकाल के लाया ना अभी, वही वाला, अरे वैल्यू ऑफ फर्म कोई नया वर्ड मत समझो, अरे वही डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो करके जो मैं पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू निकाल के लाया था, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाल के लाया था, परचेज कंसिडरेशन जिसको मैंने नाम दिया था, वही है वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ एंटायर फर्म माइनस प्रेफर्ड स्टॉक माइनस डेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ये जो न्यूमरेटर है ये आया वैल्यू ऑफ इक्विटी। फिर जब इसे मैंने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से, तो ये आ गया इक्विटी शेयर का प्राइस पर शेयर। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो सर हमको प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है 145 मिलियन, और हमको डेट की वैल्यू भी दी हुई है, डेट की वैल्यू है 65 मिलियन। और सर हमको नंबर ऑफ शेयर्स भी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। हाँ भाई हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स देखो कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 8 मिलियन, 8 मिलियन है नंबर ऑफ शेयर्स। ये सारी वैल्यू हैं इन मिलियंस। बस एक वैल्यू और बची है जो कि हम वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाल के लाएंगे, विच इज द वैल्यू ऑफ द फर्म। और जैसे ही ये हमें मिल जाती है हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। जी सर, सर कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया। सर कॉम्प्लेक्सिटी बस इतनी सी दी हुई है कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमें पूरा वैल्यू ऑफ फर्म डिस्काउंटिंग करके निकाल के लाना था, सर इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ फर्म से हमको इक्विटी शेयर की वैल्यू निकाल के लानी है। प्रेफर्ड साइड कर दिया, डेट साइड कर दिया, बिल्कुल सही भाई। तो आओ कंप्यूट करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ, इसके बाद 2-3 लाइन छोड़ देना भाई, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, फर्म की वैल्यू क्या है भाई। अब बोला क्या गया है, बोला गया है कि हमको वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है फ्री कैश फ्लो बेसिस मेथड पे। भाई आपको फ्री कैश फ्लोज दिए हुए हैं 28 मिलियन। अच्छा सुनना भाई, 3 तरह के कॉस्ट दिए हुए हैं, हम तो आज तक 2 ही तरह के कॉस्ट करते थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट। इस क्वेश्चन में 3 तरह के दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डेट, 3 तरह के। तो हमें कोई टेंशन नहीं है सर, हम जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तीनों को अमलगमेट करके निकाल देंगे, जैसे पहले 2 को निकाला था ऐसे अब तीनों को कर देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं, हम उस मेथड को यूज कर लेंगे। बिल्कुल भाई। तो आओ सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फ्री कैश फ्लो into 1 plus growth rate divided by KE minus G, या इस जगह KE की जगह आओ एक बेटर वर्ड यूज करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस G। तो भाई फ्री कैश फ्लो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 28 मिलियन है फ्री कैश फ्लो, 28 मिलियन इज द फ्री कैश फ्लो। मुझे बता दो ग्रोथ कितनी है सर, ग्रोथ दी हुई है सर 4%, कांस्टेंट रेट ऑफ 4% से ये बढ़ेगा, और सर यहां पर भी 4% माइनस होगा। तो सर बस आप एक चीज निकाल के बता दीजिए, वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी मेरा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, मेरा वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ जाएगा, और वैल्यू ऑफ फर्म जैसे निकल के आया वैसे ही मेरा इक्विटी शेयर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आओ अब मैं एक और वर्किंग नोट बना रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 में हमें लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमें कंप्यूटेशन करना है। आज फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू KE मल्टीप्लाई बाय WE प्लस
के पी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू पी प्लस के डी इंटू 1 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू डी। के डी के साथ 1 माइनस टी करना मैंडेटरी, क्योंकि डेट में मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, डेट के अंदर टैक्स का हमें मिलता है जबरदस्त बेनिफिट। जी सर, टैक्स का बेनिफिट मिलता है के डी के अंदर। तो आओ एक एक करके मुझे बता दो कौन कौन सा कॉस्ट हमारा लग रहा है भाई। डेट है 7, 6.8, 11, तो के ई है 11, सो 11% मल्टीप्लाइड बाय वेट कितना है इक्विटी का। चलो पहले मैं रेट्स लिख लेता हूं। प्रेफर्ड स्टॉक है 7%, डेट है 6.8%। अब तीनों के वेट बता दो भाई, वेट कितने हैं। वेट बोला हुआ है 30, 20, 50। 30 है डेट, 30% है डेट। अच्छा, डेट को मल्टीप्लाई करने से पहले जरा टैक्स रेट भी माइनस कर लो, तो 6.8 इंटू 1 माइनस 35% इंटू डेट कितना है, डेट बता दो 30%, डेट है 30%। ठीक है सर। भाई वेट ऑफ प्रेफरेंस 20% है, वेट ऑफ प्रेफरेंस 20%। ठीक है सर। और वेट ऑफ इक्विटी है 50%, 50% है वेट ऑफ इक्विटी। ठीक है सर। सो 11 इंटू 50%, ये आ गया 5.5% प्लस 7 इंटू 20%, ये आ गया 1.4% प्लस 6.8 इंटू 65% इंटू 30%, ये आ गया 1.326%, 1.326%। 6.8% मल्टीप्लाई बाय 20%, ये आ गया 1.36% प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 65% मल्टीप्लाइड बाय 30%, 1.365%। ठीक है सर। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली तीनों ही अपने कॉस्ट को यहाँ पर लिख लिया, तीनों कॉस्ट को, और उसके बाद उन तीनों कॉस्ट के वेट्स से उनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर तीनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये मेरे तीनों आंसर आ गए। अब देखना, कई बच्चे यहाँ हो जाते हैं कंफ्यूज। कई बच्चे कहते हैं सर 11% को अगर 50% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 5.5 नहीं आएगा, 0.055 आएगा। अरे भाई एक ही बात है, तुम यहां पॉइंट्स में डेसिमल्स में आंसर लिखो या परसेंटेज फॉर्म में आंसर लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, अगर तुमने यहां 11% लगाया और उसके बाद 50% से उसे जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आएगा 0.055%, विच इज ओके, सेम बात है। तुमने डेसिमल में लिख दिया, मैंने परसेंटेज में लिख दिया, कोई फर्क नहीं है भाई इन दोनों चीजों में। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो आओ जरा टोटल करके देखते हैं कितना टोटल हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। सर टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया 8.225%, 8.225%। सो 8.225% यह है भाई वर्किंग नोट नंबर 2 से। ठीक है सर। अब आओ देखते हैं कि यहां पर टोटल कितना आएगा। 28 प्लस 4% डिवाइडेड बाय 4.225%, ये आ गया 689.23 मिलियन। 689.23 मिलियन। जरा चेक कर लो अपना आंसर, तुम्हारा भी आंसर ये आ रहा है क्या, 689.23 मिलियन। ये सेम एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं यहां पर 689.23 मिलियन, और मेरा पर शेयर वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। तो 689.23 मिलियन माइनस 145 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 8, एक एक शेयर की भाई वैल्यू आ गई ₹59.90 पर शेयर, ₹59.90 पर शेयर आ गई एक एक शेयर की वैल्यू। ठीक है सर, बात समझ में आई। 59.90 पर शेयर।
ये आ गया पर शेयर का हमारा वैल्यू। कंक्लूजन लिख दो भाई, हेंस द वैल्यू पर शेयर, हेंस द वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ ABC Limited is computed as rupees 59.90 per share, rupees 59.90 पर शेयर। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो बात समझ में क्या आई भाई इन दोनों क्वेश्चन से? बात ये समझ में आई कि सर हमको जो डेटा दिया जा सकता है एग्जाम में, वो डेटा दो तरह से दिया जा सकता है। एक, हमको वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का डेटा दिया जा सकता है। दूसरा, हमको वैल्यू ऑफ फर्म ही निकालने का डेटा दिया जा सकता है, उसके साथ साथ प्रेफरेंस और डेट का भी डेटा दिया जा रहा है, जिससे कि हम वैल्यू ऑफ इक्विटी, अगर सिर्फ इक्विटी की वैल्यू निकालना चाहें वो भी निकाल सके। तो दोनों मेथड से हमें अपना वैल्यू ऑफ फर्म निकाल के लाना है या वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल के लाना है। अब मैं यहां पर तुम्हें थोड़ा सा एक हिंट दूंगा, हम जो आगे शेयर्स का चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका हल्का सा मैं तुम्हें यहां हिंट दूंगा। हिंट सुनना क्या, सर जहां भी शेयर्स की वैल्यू निकालनी है, आपने ये इनडायरेक्ट मेथड तो दिखाया, इनडायरेक्ट मेथड, लेकिन सर हमारे दिमाग में ना एक डायरेक्ट मेथड भी आ रहा है शेयर की वैल्यू निकालने का। बता दो डायरेक्ट मेथड कौन सा आ रहा है शेयर की वैल्यू निकालने का? सर शेयर से जो कैश फ्लो होता है वो होता है डिविडेंड। सर हम लोग शेयर की वैल्यू डिविडेंड को डिस्काउंट करके भी निकाल सकते हैं क्या? डायरेक्ट निकल जाएगी शेयर की वैल्यू, ये कोई माइनस मुनस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट निकल जाएगी इक्विटी शेयर की वैल्यू। कैसे? जो भी डिविडेंड रिसीव होता है शेयर्स में, जो भी डिविडेंड रिसीव होता है शेयर्स में, उसको डिस्काउंटिंग कर दो, उसको कैपिटलाइज कर दो, उसको फ्यूचर में डिस्काउंटिंग कर दो, आपके शेयर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हाँ जी हाँ सर, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। So shares value is definitely computable in two ways. फर्स्ट वे जो हमने आज किया, इनडायरेक्ट टाइप का मेथड, जहां पर हम डायरेक्टली शेयर तक नहीं पहुंच रहे, पहले फर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर प्रेफर्ड डेट को माइनस कर रहे हैं, फिर शेयर की वैल्यू निकाल के लाने हैं, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, हम लोग शेयर की वैल्यू, सीधा शेयर की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग शेयर के डिविडेंड्स ले सकते हैं। उन डिविडेंड्स को हम अगर डिस्काउंट कर दें, क्योंकि शेयर से जो कैश फ्लो आ रहा है वो डिविडेंड है, तो अगर डायरेक्ट शेयर की वैल्यू तक पहुंचना है तो डिविडेंड को डिस्काउंट कर दो, तुम्हारा शेयर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सर आप लॉजिकल बात तो कह रहे हो, लेकिन जब तक हम सर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चैप्टर में नहीं आ जाते और जब तक वहां पर प्रैक्टिकल ये होता हुआ नहीं देख लेते, तब तक सर हमारे माइंड में हल्की सी कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है भाई, मैं एक्चुअली तुम्हें कंसेप्ट क्लियर करने की नियत से नहीं बता रहा था, वो तो मैं तुम्हें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में ही कराऊंगा, बट जस्ट मैंने एक हिंट दिया कि वैल्यू ऑफ शेयर डायरेक्टली भी निकल के आ सकता है। हाँ, इस टॉपिक को हम डिटेल में चर्चा करेंगे एकदम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के चैप्टर में। ठीक है सर, वहां पर देखेंगे। Part number 2, is ABC Limited's stock underpriced? Yes, the stock price of ABC Limited, yes, the stock price of ABC Limited is highly undervalued since it is being traded at rupees 32.50 only, as compared to its true value of 59.90 per share, as compared to its true value of 59.90 पर शेयर।